नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये इतिहास से है, जो कि इतिहास से शुरू होने वाला प्राचीन इतिहास से आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको सिलेबस डिटेल बता दें, खुद का सब्जेक्ट का नहीं, खुद का क्या हम करने वाले हैं आपके साथ में, वो चीज समझ लीजिए। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ा रहे हैं, प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। क्लियर है ना। इस तरीके से करेंगे और सबसे ज्यादा समय जो है हम आधुनिक में देंगे। यहां से एक भी क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना हो, ये हम पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे आपका। इसके साथ साथ में जो है प्रीवियस ईयर बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सीरीज स्टार्ट करने वाला है। फिर बायोलॉजी का सीरीज भी स्टार्ट होने वाला, घबराने की कोई जरूरत नहीं, परीक्षा वाणी से स्टार्ट करने वाले हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम सब कुछ करवा देंगे, बस आपको साथ देना होगा। इतना बस मेरे साथ कर दीजिए, बस बाकी हम खुद ही आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। और वीक में एक दिन जो होगा वो मोटिवेशनल होगा और लाइव आके सारी चीज जो भी पढ़ाए हैं वो एक बार पूछ लेंगे और एक बार डिटेल करके जो कीवर्ड है वो सबके सब चर्चा कर देंगे। करेंट अफेयर भी डेली चलेगा, लेकिन करेंट अफेयर थोड़ा सा प्रोसेस में है, उसको बेहतरीन तरीके से कंपाइल करके आपके सामने लाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त इंतजार कर लीजिए, सब आएगा। बिहार का भी पढ़ाएंगे और आपको हिंदुस्तान का भी करंट अफेयर पढ़ाएंगे। ज्यादा इधर उधर का चीज नहीं पढ़ाएंगे, बस वही पढ़ाएंगे, एक तरीके से कहा जाए तो सिलेक्टेड पढ़ाएंगे कि आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वहां से लड़ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी संस्था श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ओपन है। इस वक्त जो है फाउंडेशन का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, 66 का क्रेश कोर्स चल रहा है, साथ साथ में प्रीलिम्स के भी नए बैच मॉर्निंग में तो स्टार्ट है ही है, अब आफ्टरनून में भी और इवनिंग में भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप जिसमें जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ में डेली टेस्ट होगा और बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं है। पर तो बच्चा खुद ही लेता है, हमारा काम है सिखाना, लिखवाते कुछ भी नहीं है। सारे टीचर जो है सामने लेक्चर देंगे, आपको सीखना है, समझना है, जो डाउट है वो टीचर से आप पूछिए। और आज भी हम अपने जो पैटर्न है, जिस तरीके से कोरोना आके स्थिति को खराब कर दिया, वैसे कंडीशन में सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से तैयारी करवाने वाला पटना का एकमात्र संस्था श्योर सक्सेस है। आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है यहां देख लीजिए, 9334710148 पे आप कॉल कर सकते हैं 11 बजे से लेके शाम 4 बजे। और एक नंबर जो आप डिस्प्ले यहां हो रहा है 9015148776, इस पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी तरीके की कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, यहां से जवाब मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट आपका मैसेज रहेगा तो यहां से खुद कॉल बैक हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए आज मैं इतिहास आपको पढ़ाता हूं, बच्चों की तरह पढ़ाता हूं, सारे कंफ्यूजन को ही दूर कर दूंगा आपकी जिंदगी से। जिसने भी आपके दिमाग में डाल दिया ना इतिहास ये है वो है ऐसे है वैसे है, डाटा है, तथ्य है, सार है, सब कुछ डिलीट कर दूंगा। बस आप मेरा साथ देने के लिए तैयार रहिए। इतिहास कुछ भी नहीं है, इतिहास जितने भी बीपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे आसान इतिहास है। इतिहास से आसान तो कोई सब्जेक्ट ना था, न है और ना होगा। बस ये अंदर डाल दिया गया इतिहास ये इतिहास वो, इसकी वजह से आप फंसे हुए हैं। एक बार मुझ पे बिलीव कीजिए, इतना बिलीव करते हैं ना, एक बार इतिहास के लिए बिलीव कीजिए, आपको इतिहास बच्चों की तरह बना देंगे, आसान कर देंगे। चलिए आइए हड़प्पा सभ्यता देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसका सीधा सा मतलब है, एक चीज को समझिए। अगर हड़प्पा सभ्यता आपको बता रहे हैं तो मान लीजिए कि इस टाइम में कलयुग है, पहले पकड़ लीजिए फिर हड़प्पा हम आपको समझा देंगे। अब मान लीजिए कि अभी कलयुग चल रहा, 4000 साल के बाद जो पीढ़ी आएगी हिंदुस्तान में वो हमारी पढ़ेगी या नहीं कि कलयुग सभ्यता थी। और इसमें हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो है यहां पे यूज होगा, साहित्यिक भी होगा, पूरा तात्विक भी होगा, उसी के आधार पर कलयुग सभ्यता के बारे में लिखा जाएगा। ये इमेज बना रहे हैं अपने दिमाग में। लेकिन सबसे मजेदार बात है हड़प्पा सभ्यता में कि इसमें साहित्यिक स्रोत कुछ है ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उस समय में लोग को पढ़ने लिखने नहीं आता था, लेकिन कुछ भी स्रोत ही नहीं है। इसमें जितने भी स्रोत हैं वो पूरा तात्विक है। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन यही बन गया
लोग क्वेश्चन दे देगा, 90% का विकेट ऐसे ही उड़ा देगा आयु, और फिर चिल्लाओगे कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ था सर, कहीं ये नहीं था, कहीं वो नहीं था। आप बारीकी से पढ़िए ना, वैसे इंसान से पढ़िए जो आपको समझे, आपके एग्जाम को समझे, आपके सपने को समझे, तब आपको मजा आएगा। अब आइए हड़प्पा सभ्यता के पास। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी और विविधपूर्ण कहानी की प्रारंभिक बिंदु है। वर्षों से पहले यह माना जाता है कि हमारी संस्कृति की शुरुआत वैदिक युग से हुई थी, परंतु 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज से इस बात को झुठला दिया गया कि हमारी सभ्यता और संस्कृति 1000 से अधिक प्राचीन होने का गौरव प्रदान किया, और हाल ही में शोध के आधार पर इस सभ्यता का काल पहले के लगभग 3500 ईसा पूर्व माने जाने लगा। कहने का मतलब अब से पहले जो हम स्टार्ट करते थे प्राचीन इतिहास, यानी इतिहास की जो शुरुआत होती थी वो शुरुआत ही होती थी वैदिक युग से। लेकिन टाइमिंग 1921 का चला, थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देते हैं जिसमें इतिहास में आपको मजा आ जाए। 1921 का टाइमिंग आता है और यहां पे आते हैं एक दयाराम साहनी जिसने हड़प्पा की खोज की है, और इसी के साथ में आते हैं एक राखाल दास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की है। ये दो नगर, दो शहर जो थे हड़प्पा के सबसे महत्वपूर्ण थे, और इस पे हमारी निगाहें जो होगी बाज की तरह होगी। जब आप हमारे साथ चलने के लिए कसम खा लिए हैं तो हमारी एक एक बात को दिल के अंदर जाने दीजिए, रिजल्ट रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा, यकीन मानिए मेरा। अब देखिए इसी टाइम में क्या होता है, 1853 में रेलवे का जो है शुरुआत हो जाता है, डलहौजी के टाइम में। जब जिस समय लाहौर में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा, थोड़ी सी हल्की सी बारीक की बात है जिसको समझ लीजिए, जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो अक्सर देखते कि रेलवे लाइन जो है सड़क से थोड़ा सा ऊपर रहता है, गांव से थोड़ा सा ऊपर, खेतों से थोड़ा सा ऊपर उसको बनाया जाता है ताकि बाढ़ में वगैरह वगैरह में कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। तो ऊपर रखने के लिए उसमें मिट्टी भरी जाती है, मिट्टी भर के उसको ऊपर किया जाता है रेलवे लाइन को। इसी टाइम में जो खुदाई हो रही है लाहौर में, उस खुदाई के दौरान जो है उसमें जो है ईंट निकल रही है, लेकिन जो खुदाई कर रहे हैं उस समय बन रहा है रेलवे लाइन, उस समय उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन लोग को लग रहा है अच्छा चलो यार है तो अच्छा है, डाल दो, बढ़िया ना कि मिल रही है, मतलब पकी हुई ईंट है तो अच्छी बात है, डालते जाओ और मजबूत होगी। लेकिन यहां पे रुक के थोड़ा सा भौतिकी के अंदर एंट्री करवाएंगे इतिहास में ताकि मजा आ जाए पढ़ने में आपको। क्या इससे पहले, न्यूटन से पहले जितने भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में पैदा हुए, इस दुनिया में पैदा हुए, क्या उनको पता नहीं था कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो वो ऊपर क्यों नहीं चली जाती जो नीचे गिरती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स था। पृथ्वी अपनी ओर सब वस्तु को आकर्षित करती है, खींचती है, इसकी वजह से सारी वस्तुएं जो है नीचे गिरती है, ऊपर नहीं जाती है। लेकिन जहां पे अंतरिक्ष में जाने के बाद जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाता है, वहां के बाद सब वस्तु जो है ऊपर की ओर भागना शुरू करती है, फिर नीचे नहीं गिर पाती है। उसी तरीके से यहां के बाद दयाराम साहनी की नजर पड़ी, और अब तक जो है पूरी दुनिया अनभिज्ञ था कि इतिहास की शुरुआत जो हो रही है वैदिक युग से हो रही है। जैसे 1921 में अच्छे तरीके से उसकी खुदाई की गई तो पता चला एक बहुत बड़ा सभ्यता है, एक बहुत बड़ा नगर है, एक बहुत बड़ा शहर है। अब समस्या क्या हुआ, यहां देखिए स्क्रीन पे, चलिए इसको मिटाते हैं ताकि आपको मजा आ जाए। अब इस स्क्रीन पे देखिए, खुदाई जब हो रही है तो इस एंगल में हो रही है, यहां इस टाइप से, यहां से खुदाई होते हुए इधर जा रही है। लेकिन इसके ऊपर भी एक सभ्यता है जिसका नाम है पाकिस्तान, इसके ऊपर है आधुनिक पाकिस्तान की सभ्यता है। नीचे आप खुदाई कर रहे हैं, अगर ज्यादा खुदाई कीजिएगा तो ये जो आधुनिक सभ्यता पाकिस्तान है वो नीचे चला जाएगा। तो सुजीत सर अगर इस तरीके से कर रहा है हॉरिजॉन्टल तो परपेंडिकुलर क्यों नहीं इस तरीके से कर दिया जाए नीचे, तो नीचे करोगे तो वहां पे पानी मिल जाएगा, तो वहां से खुदाई की कोई वस्तु मिल नहीं पाएगी। इसकी कहानी से जितनी भी खोज हुई सब इसी तरीके से हुई, इसी एंगल में खोज हुई, तो मिली तो वस्तु। तो फिर पता चला कि एक सभ्यता है जिसका पहला जो नगर का नाम हुआ वो हड़प्पा खोज हुआ, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसमें कांस्य युगीन यहीं पे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं ताकि आगे अगर तेजी से भी भागेंगे तो आपको मजा आ जाए सुनने में। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला जो शहर का खोज हुआ वो हड़प्पा का हुआ। आगे चलने के बाद धीरे धीरे जैसे स्थितियां बदलती गई, उसके बाद जितने भी शहर की खोज हुई, जो मैक्सिमम शहर थे सब सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहा गया। अब तक जो है तांबे की खोज हो गई थी, इस टाइम में जो है तांबे और टीन को मिला के एक नया मिक्स जो है धातु बनाया गया जिसका नाम रखा गया कांसा। कांसा का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता से होने लगा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। दिमाग में जा रही है ना मेरी बात। अब धीरे धीरे समय बदलता गया,
खोज होता गया। 3 देशों में इसकी खोज हुई है। पहले बताओ 3 देशों में, एक अफगानिस्तान में जो सबसे कम शहरों की, नगरों की खोज हुई है, उसके बाद इससे ज्यादा जो है पाकिस्तान में हुई है, और सबसे ज्यादा जो है इंडिया में हुई है। इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे हुई है? तो गुजरात में हुई है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो अब जो है खोज होना शुरू हुई। तो इसी दरमियान जो है जब पता चला कि इंडिया में जाके आके खोजना शुरू किए हड़प्पा को, तो इसमें पता चला कि कुछ ऐसे शहर हैं जो कि क्या है, आपका सरस्वती नदी के किनारे है, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अब आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। चलिए आगे अब चलते हैं, अब आपको मजा आएगा पढ़ने में। भारत के प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, रट जाइएगा, नहीं समझ जाइएगा, जो भी है सब समझिएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। माना जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के नींव जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। अब याद इंपॉर्टेंट हो गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे जोड़ के पूछ देगा कि किसके कार्यकाल में जो है भारतीय पुरातात्विक विभाग की नींव पड़ी थी, तो फटाक से मारिएगा कर्जन के टाइम में। जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक जॉन मार्शल थे, तब दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा और राखालदास बनर्जी 1922 में, 1 साल के बाद मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब आते हैं नामांकन, जो कि पहले हमने बता दिया था। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता बता दिए थे, सिंधु सरस्वती सभ्यता ये भी हमने आपको बता दिया था। चलिए आइए आगे। कांस्य युग की सभ्यता, यहां भी मैंने आपको डिटेल से पहले बता दिया था कि तांबे और टीन को मिलाकर जो है कांसा तैयार किया गया, इसलिए कांस्य युग की सभ्यता कहा गया। प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया, क्योंकि सबसे पहले नगर की व्यवस्था की तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो खोज किया गया था वो किसमें किया गया था? तो हड़प्पा में ही किया गया था। क्लियर है ना? चलिए आइए अब नेक्स्ट है कालक्रम या काल निर्धारण। ये सबसे बड़ी समस्या आ गई हड़प्पा में। देखिए बेसिक से पढ़िएगा ना, इंटरेस्ट बना के पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन जैसे आयोग को घुमाना घुमा दे, आपका गलत नहीं होगा। या तो क्वेश्चन से सही कर लीजिएगा, या ऑप्शन से कर लीजिएगा, या दिमाग को 2 मिनट शांत करके सही आंसर को पकड़ लीजिएगा। लेकिन सही तरीके से पढ़िएगा, तभी ये तीनों यूज होगा। अगर सही तरीके से रट्टा या फिर तुक्का वाला काम कीजिएगा तो सही नहीं होगा। अब देखिए क्या कहता, सिंधु सभ्यता के कालक्रम निर्धारण करना एक जटिल कार्य है। इसकी लिपि जो है उदाचन न हो पाना इसे जटिलता बना देता है। प्रारंभ में इसका काल निर्धारण प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया में उर और किस स्थल से प्राप्त हड़प्पाई मुद्रा के आधार पर किया गया था। अनेक विद्वान इस सभ्यता का निम्न कालक्रम, देखिए कहने का सीधा सा मतलब है कि इसके टाइमिंग में, समय में अगर देखा जाए तो यही बताया जा रहा क्यों इतनी विभिन्नता है, क्यों इतनी विविधता है। इसका सीधा सा मतलब एक चीज है कि यहां पे जो हमारा स्रोत मिला, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, याद कीजिए कि यहां जो भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे पुरातात्विक साक्ष्य से ही पढ़ेंगे, साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। अब बहुत ऐसे बच्चे जिस समय हमें ये सुन रहे होंगे, एक चीज रहा होगा, सुजीत सर ये पुरातात्विक साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्य है क्या? थोड़ा ये भी जरा समझाइए, तब मजा आ जाए पढ़ने में। देखिए पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब हुआ कि मृदभांड हुए, मिट्टी के बर्तन जो खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, जैसे सिक्का प्राप्त हुए, औजार प्राप्त हुए, स्तूप प्राप्त हुए, शिलालेख प्राप्त हुए, तो ये सब जो हुआ इसके आधार पर इतिहास लिखना। साहित्यिक में क्या हुआ, जैसे ऋग्वेद हुआ, रामायण हुआ, या फिर किसी भी राजा की बायोपिक हुआ, तो ये सब जो हुआ वो क्या हुआ, साहित्यिक स्रोत हुआ। यहां पे साहित्यिक स्रोत कुछ है ही नहीं है, तो समस्या विकराल हो जाती है। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। 3500 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक यह कालक्रम रेडियो कार्बन विधि के आधार पर निर्धारित किया गया, जिसके 3 चरण हैं। पूर्व हड़प्पाई चरण जिसको 3500 से 2600, उसके बाद परिपक्व हड़प्पा चरण 2600 से 2900 और उत्तर हड़प्पा चरण 1900 से 1300। इस रूप में बांटा गया। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग तरीके से मेसोपोटामिया के कुछ जगह पे जहां पे सिक्के प्राप्त हुए, उसी तरीके जैसे उड़ हुआ जगह पे वहां से प्राप्त हुआ, वहीं से इन्होंने बताया कि हड़प्पा का टाइमिंग ये है। लेकिन कार्बन C14 के थ्रू चाहे कितना पुराना, वर्षों, सदियों, युगों तक का क्यों पुराना वस्तु हो, वो बता देता है कि ये टाइमिंग कब के कब का है। तो उसमें जब पता चला तो उसमें सीधा सा एक ही चीज पता चलता है कि 2350 से 1750 एक्चुअल डेट जो है वो हड़प्पा का है। चलिए आइए आगे चलते हैं, यहां इसको छोड़ दीजिए। ये सब अलग अलग डेट है, इस डेट से आपको कोई मतलब भी नहीं है और समय यहां बर्बाद भी नहीं करना। आइए
चलिए इसके उद्भव को थोड़ा सा देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरत का चीज, क्योंकि किताब है ना, किताब में हर चीज नहीं पढ़ा सकते ना, क्योंकि बहुत कुछ जो होता है बेकार चीज होता है। आइए उद्भव देखते हैं कि इसका उद्भव हुआ कैसे है हड़प्पा का। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के उद्भव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस सभ्यता के अवशेष जहां कहीं भी मिले हैं अत्यंत विकसित अवस्था में ही मिले हैं, अतः इसके आदि और अंत का पता ही नहीं चल पाता। इतिहासकारों ने इस सभ्यता के उद्भव को लेकर समानतः दो मत दिए हैं, एक विदेशी उद्भव और दूसरा स्वदेशी उद्भव। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से इसके हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के मत दिए हैं। जो विदेशी होंगे वो अपने तरीके से देंगे, जो हिंदुस्तानी होंगे वो अपने तरीके से मत देंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी बात को देखते हैं। विदेशी उद्भव के मत, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस मत को मानने वाले इतिहासकार में मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और क्रेमर एवं डीडी कौशाम्बी प्रमुख है। ये सब के सब विदेशी उद्भव का मत है। इन लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुआ है और यहां इस सभ्यता का तत्व जो है मिस्र से होते हुए यहां पहुंचा है, ऐसा माना जाता है। ये सारे के सारे विदेशी जो हैं, चाहे मार्शल हो, व्हीलर हो, गार्डन हो, क्रेमर हो या फिर कौशाम्बी, डीडी कौशाम्बी हो, इन सब का यही मत माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ था वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता जो मिस्र से होते हुए यहां तक पहुंची है। अब क्रेमर का मानना है कि 2400 से पूर्व सुमराई लोग, जो सुमेरियाई जो लोग थे, भारत आए थे और यहां परिस्थिति के अनुरूप अपनी संस्कृति परिवर्तन करके सिंधु सभ्यता का विकास किया। ये क्रेमर का मानना अलग अलग है, यहां पे फंसना नहीं है, सबकी अलग अलग कहानी, और यहां से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। आपको समय भी यहां पे नहीं देना है और दिमाग पे प्रेशर भी नहीं देना, लेकिन जहां पे प्रेशर देना है उसको याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अलग अलग तरीके से है, जैसे जब बताने तो थोड़ा सा बता ही दे। गार्डन चाइल्ड जो है, इनका मत है कि मेसोपोटामिया के लोग नवीन पृष्ठभूमि अपनी संस्कृति के आरोपण किए हुए जिसे द्रुत गति का विकास करते हैं, ये चाइल्ड्स कहते हैं। और डी संकलियान के अनुसार बलूचिस्तान से प्राप्त होने वाले चबूतरे जो ऊपर की ओर जाने पर सकड़े हो जाते हैं एवं मेसोपोटामिया से प्राप्त जो जुगरत है उसमें समानता है और ये एक ही राजतंत्र से प्रेरित है, ऐसा यहां पे माना जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं, तब मजा आएगा। यहां जल निकासी की प्रणाली अत्यंत ही उन्नत अवस्था में थी और लिपि जो चित्राक्षर थी, और इसके जो विपरीत मेसोपोटामिया के नगर जो थे बेतरतीब बने हुए थे। फिर कैसे कहते हैं मेसोपोटामिया से है, दोनों बातें एक दूसरे को काट देती। यहां पे जो जल निकासी की प्रणाली थी अत्यंत जो है उन्नत अवस्था में थी, जल का जो निकास होता था अच्छी व्यवस्था में बना हुआ था, जबकि मेसोपोटामिया में नहीं था। यहां की लिपि जो थी चित्राक्षर था, मतलब क्या चित्रों के द्वारा इसके लिपि को समझा जा सकता है। लेकिन इसके उल्टा मेसोपोटामिया में अगर चल जाए तो बेतर बीत, मतलब इधर उधर का तितरा बितरा छितरा हुआ मिला हुआ था। इनमें ज्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। उसकी लिपि जो थी किलाक्षर थी। मेसोपोटामिया के नगर में मंदिर के प्रमाण है, जबकि सिंधु सभ्यता में इसके कोई भी प्रमाण नहीं। मेसोपोटामिया में है मंदिर का, लेकिन सिंधु सभ्यता में नहीं। तो फिर मैं कैसे कहूं कि मेसोपोटामिया से ही निकला हुआ, सुमेरियन सभ्यता से ही निकला हुआ जो है हड़प्पा सभ्यता है। अब स्वदेशी का जो मत है थोड़ा सा इसकी भी समझ लेते ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हड़प्पा का। इसमें जो है फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आल्विन दंपत्ति और एमएस राव और डीपी अग्रवाल, ये सब जो है बहुत प्रमुख है। दो तीन का नाम आपको ध्यान रखना, जैसे डीपी अग्रवाल हो गया, एसआर राव हो गया, उसके बाद अमलानंद घोष हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव जो ईरानी, बलूच और सिंधु जो संस्कृतियां हैं जिसमें आमेरी कोटदीजी भारत की स्थानीय संस्कृति से हुआ। लेकिन फेयर सर्विस कहते हैं इसके अनुसार बलूचिस्तान के नाल, कुल्ली, राना रुआई, सिंध के जो ये सब क्षेत्र थे उन सभ्यता से ही इनका उदय हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार अमलानंद घोष, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अमलानंद घोष अपने शोध में यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोथी, ध्यान रखिएगा, सोथी संस्कृति से ही इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। उन्हें सुरकोटदा से सिंधु संस्कृति के, सोथी संस्कृति के अवशेष के साथ साथ मिले हैं। उसी तरीके से कालीबंगा से मिले पूर्वी सिंधु संस्कृति के अवशेष सोथी से मिले अवशेष के समान पाए गए, और कुछ अवशेष जो कालीबंगा से मिले हैं। अब थोड़ा कमेंट कीजिएगा, बहुत आप मजा लेते हैं, ताकि तभी हम आपको मजे से पढ़ाएंगे। अब बस ये बताइएगा कि कालीबंगा कहां स्थित है इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, 21वीं सदी में। चलिए छोड़ दिया हूं, जवाब दीजिएगा ताकि पता चले कि हां आप लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं।
अब देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार आल्विन और डीपी अग्रवाल ने लिखा है कि सोथी संस्कृति से कोई अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक रूप थी सोथी संस्कृति। आइए अब आगे चलते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। ध्यान रखिएगा, पश्चिमोत्तर का मतलब क्या हुआ? ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ। पश्चिम और उत्तर इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ, इसी को कहते हैं पश्चिमोत्तर भारत। चलिए, इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल जो है पंजाब और सिंधु में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं पे इसका विस्तार दक्षिण से पूरब की ओर हुआ है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण इधर हुआ, क्लियर हुआ, ये नीचे दक्षिण हुआ, दक्षिण से पूरब की ओर ये वाला क्षेत्र में हुआ है। क्लियर हो गया ना। सन 1947 तक भारत का विभाजन के समय तक सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का पता लगा पाया गया था। मतलब क्या है, जब देश आजाद हुआ था 1947, तब तक 40 बस्तियां, 40 शहर, 40 नगर ही अभी तक खोज किए गए थे। 50 वर्षों में किए गए अनुसंधान कार्य में इस स्थिति में पूरी तरीके से बदल दिया। उसके बाद कंटिन्यू तैयारी किया गया और अब इस संस्कृति के विभिन्न चरणों में लगभग 1400 बस्तियों की खोज हो चुकी है। सोचिए, 50 साल में 1400, अब तक जो था मुश्किल से 40 से 50, 1947 तक था। लेकिन अब जो है 50 वर्षों में 1400 बस्तियों की खोज हो चुकी है, जिसमें 925 बस्तियां जो है भारत में है, 475 जो है पाकिस्तान में, जो कि मैं पहले में बता दिया हूं, और केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों क्षेत्र में पाई गई है, जबकि 1100 बस्तियां सिंधु और गंगा के बीच में स्थित है। सरस्वती नदी यहां पे बहती थी और आजकल लुप्त हो गई है, तथा लगभग 250 बस्तियां भारत में सरस्वती नदी में प्राप्त क्षेत्र में पड़ी पाई गई है। इनमें से कुछ गुजरात में और थोड़ी बहुत कहां पे है? महाराष्ट्र में है। वर्तमान 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार मिलता है। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं, कभी गलती मत कीजिएगा। हालांकि पूरे अफगानिस्तान में इसका प्रसार नहीं था, परंतु 2 महत्वपूर्ण स्थल यानी कि मुंडीगार्क और सुर्तगोई, ध्यान रखिएगा, सुर्तगोई, ये दो, ध्यान रखिएगा, मुंडीगार्क और सुर्तगोई, ये दोनों अफगानिस्तान में 2 ही क्षेत्र, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मात्र 2 क्षेत्र ही अफगानिस्तान में पाए गए हैं, बाकी सारे के सारे जो है सबसे ज्यादा जो है भारत में पाए गए, भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में पाए गए, गुजरात राज्य में पाए गए, और उसके बाद जो है पाकिस्तान में पाए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान में मुख्यतः 3 क्षेत्रों में, जैसे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इस प्रांत में जो है इसके प्रमाण मिले हैं। बलूचिस्तान में इसके प्रमुख स्थल जो है सुतकोटदन, सुतको, डाबरकोट, बालकोट में थे, और सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चाहुंदरो, जुडेरदरो, आमड़ी, कोटदेजी और अली मुराद प्रमुख स्थल थे। पंजाब प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो था वो कौन था? हड़प्पा था। आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पे एकदम बाज वाली नजर रखना है। इसके अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरी, ये सब जो क्षेत्र है, ये सबको थोड़ा सा देखना है, ये सबको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस जानना है। इसी में आपको जो है हरियाणा में बनावली को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको देखना है, राखीगढ़ी को देखना है, बात समझ में आ रहा है ना, ये चीज को थोड़ा सा देखना। पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में, अब जो यूपीपीसीएस इस समय देख रहे हैं कि यूपीपीसीएस सुनी सर भरे, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या? पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है। अब आलमगीरपुर कहां है? इनमें से आप दे देगा ऑप्शन, आपको फंसा लेगा आसानी से। किस नदी पे है? हिंडन नदी पे है। उसमें हिंडन नदी ऑप्शन देने के बाद भी आप सही नहीं कर पाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा, तभी संभावना बनता है कि आप सही कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के स्थल। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल के सबसे उत्तरी भाग जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है, जबकि दक्षिण स्थल पर मांडा से 1400 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी तट पर जो है दैमाबाद है। इसके सबसे पश्चिमी स्थल जो है दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकोट है, और सबसे पूर्वी स्थल जो है 1600 किलोमीटर दूर मेरठ के हिंडन नदी पर आलमगीरपुर है, और इस सिंधु संस्कृति में 1300 किलोमीटर जो है समुद्री स्थल माना जाता है। और इसके बीच में जो ही क्षेत्र जो फैला हुआ था, इस पर 1300 किलोमीटर समुद्री स्थल था। उत्तर से दक्षिण की दूरी 1400 किलोमीटर था, पूरब से पश्चिम की दूरी 1600 किलोमीटर था, और इसका क्षेत्र जो बनता है, ये ध्यान रखिएगा त्रिभुजाकार बनता है।
एकदम ध्यान रखिएगा, त्रिभुजाकार। मांडा जो है वो कहाँ पे है, थोड़ा सा ये जानना बेहद ज़रूरी है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर जो है ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में है, हिंड नदी के किनारे। और गेंडोर जो है ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा ना, तब आपको जो है इतिहास पढ़ने में मजा आएगा। हड़प्पा कालीन नगरों में 3 प्रमुख काल यानी कि प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर में बांट दिया गया। कुछ नगरों को 3 काल के लक्षण में बांट दिया गया। यहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो जरूरत का चीज है वो मैं खुद ही आपको बता दूंगा। इसकी नगर नियोजन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझिएगा और इसको जानना बेहद जरूरी है। थोड़ा नगर नियोजन आपको समझाते क्या था इसका नगर नियोजन, क्योंकि नगर नियोजन के नाम से ही पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता जो थी वो विख्यात थी। और अगर वो चीज आपको समझ में नहीं आता है या हम आपको भगा दें तो फिर बेकार है। क्लियर है ना। हड़प्पा में नगर जल की तरह ही व्यवस्थित था। हड़प्पा के नगर जो था जो है जाल की तरह व्यवस्थित था। जो नगर था पूरा जाल की तरह बिखरा हुआ था, व्यवस्थित तरीके से बिखरा हुआ। और सड़क जो थे एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जैसे शहरों में आजकल देखते हैं। गांव में क्या होता है, एक घर यहाँ बना हुआ, दूसरा घर वहाँ, तीसरा घर वहाँ, जैसे तैसे बना हुआ। लेकिन शहर में आज भी अगर देखिएगा तो व्यवस्थित रूप से बना हुआ होता है। सड़क जो है वो समकोण पे ही जाके काटती है। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रत्येक नगर जो था 2 भागों में विभक्त था, एक पश्चिम का टीला और दूसरा पूरब का टीला। जो पश्चिम का टीला होता था वो ऊंचे भाग पे होता था, जो पूरब का टीला, एक बार सुन लीजिए, छोड़ दीजिए यहां पे आइए मेरी बात को सुनिए। जो नीचे पूरब का टीला होता था थोड़ा सा नीचे होता था। जो पश्चिम का टीला होता था उसको दुर्ग बना दिया जाता था, घेर दिया जाता था, जिसके अंदर पुरोहित, राजा, ये सब के लोग जो होते थे, अधिकारी, ये सब निवास करते थे। और जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र होता था, पूरब का भाग जो होता था यानी कि पूर्वी टीला जो होता था वो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं होता था। और इसमें जो आते थे उसमें किसान आते थे, मजदूर आते थे, शिल्पकार आते थे, कारीगर आते थे, श्रमिक आते थे। इन सब दुर्गों में वो निवास करते थे। क्लियर हुआ। अब देखिए पश्चिमोत्तर टीला एक रक्षा प्रतीक्ष का घेरा होता था, जो कि मैंने पहले बताया हूं कि इसको दुर्ग से घेर दिया था, जबकि पूर्वी टीला नहीं होता था। कुछ अपवाद जैसे कालीबंगा का नगर, ध्यान रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा का नगर क्षेत्र जो था प्राचीर से युक्त था। कालीबंगा क्लियर हो गया है, ये याद रहेगा या नहीं रहेगा। कालीबंगा, लोथल और सुरकोटदा में अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं। लोथल और सुरकोटदा में भी अलग अलग टीले, जबकि संपूर्ण क्षेत्र में एक रक्षा प्रतिरक्षा से घिरे हुए थे। जबकि चाहुंदरों में एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। अब चाहुंदर याद रखिएगा वो दुर्गीकृत नहीं बनाया गया था। जैसे बाकी सब में होता था ना कि जो पश्चिमोत्तर का जो टीला होता था उसको दुर्ग से घेर दिया जाता था, लेकिन चाहुंदरों में नहीं। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा हुआ था। जो धौलावीरा था 3 इकाइयों में, ध्यान रखिएगा। पहले यह समझा जाता था कि हड़प्पा सभी नगर पश्चिम और पूर्वी भागों में विभाजित था। पहले यही समझा जाता था अब तक कि हड़प्पा का जो नगर है 2 भागों में विभाजित, एक पश्चिम और एक पूरब। लेकिन जैसे धौलावीरा में 3 भागों में बांटा, उसके बाद सारी की सारी समस्याएं जो अंधविश्वास थी वो समाप्त हो गया। परंतु पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटे बड़े रिहायशी मकान, शिल्पकार लगभग सभी इलाके में पाए जाते थे। प्रत्येक नगर में कई सेक्टर, टीले ऊंची दीवार से घिरे हुए थे। अलग अलग दिशाओं में क्या थे, ये सब बटे हुए होते थे। लेकिन धौलावीरा और बनावली स्थल में दीवार से घिरा हुआ एक टीला है, जो कि आंतरिक रूप से 3 या 4 दीवारों से जो है क्या है, घिरा हुआ सेक्टर विभाजित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटदा जैसे हड़प्पाई स्थल की खुदाई से पता चलता है कि प्रवेश करने पर बाहरी जो 4 दीवारी है यानी कि परकोटे, जो 4 दीवार होती है जिसको परकोटे भी कहा था, कई बड़े प्रवेश द्वार होते थे परकोटे में। आंतरिक 4 दीवारी में परकोटे भी क्या होते थे, प्रवेश के द्वार देखने के मिलते थे आंतरिक में भी। धौलावीरा एक बड़ा उत्कीर्ण उल्लेख भवन, गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश के पास में मिलता है। और इस लेख के वर्ग में हड़प्पाई नगर के कई प्राप्त लिखावट भी इससे मिलते हैं। चलिए अब जो है हम आपको तो आते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर। यहां से अब शुरू करते हैं हड़प्पा। लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो हो सकता है कि आपको देखने में मज़ा न आए। तो आज के इस
पार्ट फर्स्ट को जो है यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो डेली ये चलेगा, कल आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लेकिन हाँ, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन बस बता दीजिए क्या सुधार किया जा सकता है जिससे आपके सपने आपके पास चलाए। आप पूरा खुल के सजेशन दीजिए, खुली छूट है। आप सजेशन दीजिए, सुजी सर ऐसे कीजिए, सुजी सर ऐसे कीजिए, और मुझे जिनका सजेशन अच्छा होगा मैं वो सजेशन एक्सेप्ट करूंगा और उनका नाम बताऊंगा इवन, और बताऊंगा नाम, पक्का बताऊंगा। आप सजेशन दीजिए, आप कमेंट दीजिए। आपके कमेंट से जो है आप हमारी आंखों के पास में रहिएगा, आप हमारे दिलों के पास रहिएगा। अच्छा इनका है, ये कंटिन्यू देखते हैं तो आपका हम सहयोग करेंगे, मदद करेंगे आगे मेंस में भी। बाकी सोचना आपको है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पहली बार अगर चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।